हेलो एवरीवन, मैं हूं ज़ैनुल शेख और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस पे। दैट इज़ न्यू चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इस चैप्टर को हम लोग जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ जेनेटिक्स। ठीक है, तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन द बायोलॉजी। पूरे बायोलॉजी में जो है सबसे कुछ चैप्टर है हमारे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से एक चैप्टर ये वाला भी है हमारा, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, जिसको हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस पे हम लोग बात करेंगे और इस पे जो है कुछ सारे पोर्शंस को हम लोग कवरेंगे। और यहाँ पे जो है हम लोग जो है कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो मेन टर्म्स है उसके बारे में बात करेंगे। और यहीं पे हम लोग जो है हेरिडिटी क्या होता है, उसके बाद जो है कुछ थ्योरी जो दी गई है उसके पहले, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो है फिर कुछ जो है अर्ली जो डेवलपमेंट हुआ था, मतलब कि जो पहले जो थ्योरी दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो इसके सबसे पहले इन लोग ये जो टर्म्स है इनकी हम लोग डेफिनेशंस देखते हैं और उसके बाद जो है फिर हम लोग नेक्स्ट पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले इनहेरिटेंस क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशंस क्या होते हैं, जेनेटिक्स क्या होते हैं, इस सारे टर्म्स पे हम लोग बात करते हैं। तो इनहेरिटेंस की सबसे पहले हम लोग इनहेरिटेंस की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द इनहेरिटेंस। ठीक है, ये कुछ जो है बेसिक जो है डेफिनेशंस होती है, इसको जो है हम लोगों को पढ़ना समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो है ये सबसे बेसिक्स है। अगर यहीं पे हमको जो है डाउट रहेगा तो फिर आगे नहीं चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनहेरिटेंस को बोलते हैं इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर और ट्रेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस को, इनहेरिटेंस क्या होता है कि ऐसे जो ट्रेट्स है, ठीक है, ऐसे जो ट्रेट्स है या कैरेक्टर है जो एक ऑफस्प्रिंग से या एक पेरेंटल जनरेशन से उसके ऑफस्प्रिंग में जो ट्रेट्स ट्रांसफ़र होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, मतलब सपोज करिए कि मान लीजिए कि ये कोई पेरेंट्स है, ठीक है, इनमें से एक मेल है और दूसरा जो है फीमेल है। ठीक है, ये हम लोग इन पेरेंट पे अगर बात करें तो ये इनके जो ट्रेट्स होंगे, ठीक है, इनके जो ट्रेट्स होंगे इनके ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ कि जो पेरेंट्स के जो ट्रेट्स है, जो कैरेक्टर है, उनके जो ऑफस्प्रिंग में जाते हैं तो उसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। और हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी के ये जो ट्रेट्स है, ठीक है, ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या डेफिनेशन देते हैं, हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई एक जनरेशन से और इसके ट्रेड जो है उसके ऑफस्प्रिंग में जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसको जो है उस प्रोसेस को, उस मैकेनिज्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। ठीक है, तो हेरिडिटी जो है एक जो है काफ़ी आपने जो है पहले भी सुना होगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस करके। एक चीज़ यहाँ पे आपको सुनना और समझना ज़रूरी है कि जहाँ कहीं पर भी हम लोग जो है हेरिडिटी यानी कि जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे साथ ही साथ वेरिएशंस यानी कि वेरिएशंस की बात करेंगे या इवोल्यूशंस की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिजम्स में जो है अगर वो अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, तो वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो अपने आप को 3 तरीके से इवॉल्व करता है। एक तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर एनवायरमेंटल के कारण जो है अपने आप को जो है उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है, और एक दूसरा जो आता है वो जेनेटिक्स की वजह से आता है, जेनेटिकली जो है कैरेक्टर उसमें ट्रांसफ़र होते रहते हैं, और तीसरा जो होता है मियोसिस डिवीजन्स की वजह से होता है। तो उसमें जो है उसमें चेंजेस होने की वजह से उसमें जो है क्या होता है कि मियोसिस में जो है
क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से कैरेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। तो उससे जो है वो क्या होता है कि नए ट्रेड्स डेवलप होते हैं, जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने आप को क्या करता है, सिस्टम में, इकोसिस्टम में अपने आप को इवॉल्व करता है। ठीक है, तो हेरिडिटी का मतलब हमने क्या बताया, ट्रांसमिशंस ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर। ठीक है, ट्रांसमिशंस ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमने क्या बात की है, इनहेरिटेंस की बात कर ली है, हेरिडिटी की बात कर ली है। अब इसके बाद हम लोगों को आगे जो बात करना है वो वेरिएशंस की है। ठीक है, वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, वेरिएशंस का मतलब होता है जैसे ये तो काफ़ी बार हम लोगों ने सुना होगा, वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंसेस। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग डिग्री ऑफ डिफरेंसेस इन बिटवीन द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। ठीक है, मतलब ये जो पेरेंट्स है, ठीक है, ये पेरेंट्स हैं और ये मान लीजिए कि ये उसके ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आता है, ठीक है, इनके बीच में जो डिफरेंस आता है पेरेंट के और ऑफस्प्रिंग के बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं, जो नए कैरेक्टर आते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएशंस का मतलब आपको समझ में आ गया। इसको जो है, इसको भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल करके इसी चैप्टर में। तो वेरिएशंस का मतलब हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो है जेनेटिक्स। ठीक है, अब जेनेटिक्स को और हेरिडिटी को कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, जब हम हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों का जो है एक साथ स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जेनेटिक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है, यानी कि दोनों हेरिडिटी और वेरिएशंस का जब एक साथ हम लोग जो है स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी हम लोगों ने देख लिया, वेरिएशंस भी देख लिए, जेनेटिक्स भी देख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग जो है एक यहाँ पे जेनेटिक्स वर्ड जो है सबसे पहले जो यूज़ किया गया था 1906 में, बेटसन एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, बेटिसन, उन्होंने इसको सबसे पहले जो है इस टर्म को यूज़ किया था जेनेटिक्स के। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, विच साइंटिस्ट इज गिवन द टर्म्स जेनेटिक्स। ठीक है, तो बेटसन ने जो दिया था, आगे इनका भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, वहाँ पे तो जैसे आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है जहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है जहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे जो है कुछ चीज़ें हमको इंफॉर्मेटिव टाइप की लगेगी जब आप पढ़ोगे वहाँ पे। तो वहाँ पे क्वेश्चन से उन्होंने चैप्टर को स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे उन्होंने ये बोला है कि जैसे कोई एलिफेंट होता है तो हमेशा जो एलिफेंट होता है उससे जो उससे ऑफस्प्रिंग डेवलप होती है वो एलिफेंट के ही जैसे होती है, तो क्यों होती है। ठीक है, या कोई जो है, कोई मान लीजिए कि कोई राइस का प्लांट है या कोई मैंगो का प्लांट है, तो उसके सीड को जब हम सो करते हैं तो उसको जो है, उससे जो प्लांट डेवलप होता है वो हमेशा मैंगो के ही जैसे होगा। तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क से कई क्वेश्चन जो है वहाँ पे उन्होंने शुरू में दिए और उसके बाद जो है फिर बोले कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, साइंटिफिकली जो है व्यू से हम लोग इसको जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे ये हमारे चीज़ें वहाँ पे, फिर वहाँ पे जो है, फिर अगर हम लोग बात करें अर्ली डेवलपमेंट है, जो हमारे जो एंसेस्टर थे, मतलब एक्चुअल में जो जेनेटिक्स से कोई ऐसी नई ब्रांच नहीं है, जो साइंस की जो है कोई नई जो है ब्रांच नहीं है, बल्कि ये क्या है कि बहुत ही पहले से ये जो है मेथड यूज़ किया जा रहा है, जेनेटिक्स को यूज़ किया जा रहा है। लेकिन वो अलग बात है कि वो हम लोगों को उस टाइम पे नहीं पता था। ठीक है, कि जेनेटिक्स जैसा कोई भी वो मतलब ब्रांच भी होती है। ठीक है, लेकिन हम लोग प्रोसेस बहुत पहले से कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे आपका लिखा होगा कि वहाँ पे 8000 से लेकर के, ठीक है, 1000 BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। तो आज से लेकर के मतलब कि जो है
बहुत 8 से मतलब दसों हज़ार साल पहले वहाँ पे अगर आप बात करोगे तो बहुत साल पहले जो है वो जो हमारे एंसेस्टर थे तो वो जेनेटिक्स को जो है इम्प्लीमेंट करते थे, उसका यूज़ करते थे। जैसे कि अगर आप बात करें तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बहुत पहले से, जैसे हमारे यहाँ जो है जो चिकन है, मतलब कि जो हमारे जो चिकन्स है तो उसको जो है फाउल से डेवलप किया गया, ठीक है। तो मतलब कि जो विल्ड टाइप के जो फाउल है उससे डेवलप किए गए। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो है जो साहीवाल जो काऊ होती है, गाय होती है, तो उसको जो है जिसको हम लोग पंजाबी साहीवाल काऊ बोलते हैं, तो वो भी जो साहीवाल जो गाय है तो वो भी क्या है कि उसको भी जो है ये नई ब्रीड से इसको डेवलप किया गया था, वाइल्ड काऊ की वजह से वहाँ से इसको डेवलप किया गया। तो वो जो प्रोसेस जिसके थ्रू डेवलप किया गया था तो वो आज के टाइम पे क्या है, दैट इज जेनेटिक्स। मतलब आज उसको हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है कि उस टाइम पे हमको नहीं पता था कि ये एक कोई ब्रांच भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे कि हेरिडिटी की अगर हम लोग बात करें तो हेरिडिटी जो है अगर आप बात करें तो बहुत पहले जो है कुछ यूरोपियन कंट्री में या दूसरे जो है वेस्टर्न कंट्रियों में एक वहाँ पे जो है बहुत फेमस क्वेट्स चलता था। और वो फेमस क्वेट क्या होता था, वहाँ पे एक वर्ड चलता था लाइक बिगेट्स लाइक, ठीक है। लाइक बिगेट्स लाइक, लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब क्या होता है बेटा, लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब होता है, जैसे अगर हिंदी में इसको हम लोग बोले तो मतलब लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब समान समान को पैदा करता है, ठीक है। मतलब समान समान को बोर्न करता है, इक्वल बोर्न टू इक्वल, ठीक है। तो लाइक बिगेट्स लाइक एक वर्ड वहाँ पे चलता था। तो लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब अगर हम लोग अपनी लैंग्वेज में बात करें तो जैसे हमारे यहाँ एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि अगर आप जो है बबूल बोलते हैं तो आप क्या है कि मैंगो की जो है आप बबूल अगर बोल रहे हैं तो आप वो जो है एक मैंगो की जो है एक आम के फल की जो है कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। ये अपने इधर जनरली हम लोग सुनते हैं कि बोए बबूल तो आपको फल कहाँ से मिलेगा। मतलब आप जैसे आप बोते हैं, जैसे आप सो करते हैं वैसे ही आपका उसको फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है, फ्रूट मिलता है, ठीक है। तो सेम वैसी ही चीज़ यहाँ पर भी लाइक बिगेट्स लाइक, मतलब कि जो है अगर कोई जो है कोई एनिमल्स है, कोई एलिफेंट है, कोई मैंगो ट्री है, तो मैंगो ट्री है तो वो मैंगो को ही डेवलप करेगा, ठीक है। अगर एलिफेंट है तो वो एलिफेंट को ही जो है एलिफेंट को ही बोर्न करेगा, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को नहीं बोर्न करेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही एंशियंट टाइम से ये जो है हमने जो है क्वेट सुना था कि लाइक बिगेट्स लाइक जैसे, ठीक है। जैसे आपको अपने यहाँ के रिस्पेक्ट में भी बताया कि बबूल जो मतलब कि बोए बबूल तो उसको फल कहाँ से मिलेगा, अच्छा फल कहाँ से मिलेगा, तो वैसे जस्ट लाइक, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। लाइक बिगेट्स लाइक के बाद जो है फिर आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ जो है प्री मेंडेलियन थ्योरी, ठीक है। प्री मेंडेलियन थ्योरी मतलब यहाँ पे तीन चीज़ें हम लोग बात करेंगे। एक तो मेंडल के पहले की थ्योरी जो है उसको बात करेंगे, ठीक है। तो जो मेंडल के पहले जो थ्योरी दी गई है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्री मेंडेलियन थ्योरी, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्री मेंडेलियन थ्योरी, ठीक है। और उसके बाद जो है जो प्री मेंडेलियन के बाद जो है फिर मेंडल ने जो थ्योरी दी उसको मेंडेलियन थ्योरी बोलेंगे। और फिर मेंडल के थ्योरी देने के बाद उसमें कुछ जो है कुछ साइंटिस्टों ने उसमें क्या किया कि कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट किया, कुछ उसमें सुधार किया। तो उस मेंडल में जो थ्योरी में उसको जो इम्प्रूवमेंट किया गया, जो सुधार किया गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट मेंडेलियन थ्योरी, ठीक है। तो कौन कौन से हम लोग पढ़ेंगे, प्री मेंडेलियन थ्योरी, ठीक है। मेंडल के पहले जो थ्योरी दी गई हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है मेंडेलियन थ्योरी और फिर पोस्ट मेंडेलियन थ्योरी, ठीक है। तो पोस्ट मेंडेलियन थ्योरी में आपको कई साइंटिस्टों का नाम सुनोगे, वहाँ पे ह्यूगो डे ब्रेस, कार्ल कोरेंस, शेर मार्क, ठीक है, जिन्होंने जो है मेंडल की थ्योरी को रीडिस्कवर किया था, ठीक है। तो वो किस में आएगा, पोस्ट मेंडेलियन थ्योरी में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं प्री मेंडेलियन थ्योरी, ठीक है। तो प्री मेंडेलियन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ठीक है। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, मिक्सअप, ठीक है। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है,
मिक्सअप, ठीक है, मतलब ब्लेंडिंग, ठीक है, ब्लेंड हो जाना, मिक्सअप हो जाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। अब इसमें जो है प्री मेंडेलियन में जो भी थ्योरी दी गई है, मतलब कि सबसे स्टार्टिंग में जो थ्योरी दी गई है बेटा, तो वो कैसी थी कि वो जो ट्रेड्स होते थे तो ऐसा मानते थे कि ये आपस में ब्लेंड करते थे, आपस में मिक्सअप होते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी को क्या बोला गया? ब्लेंडिंग थ्योरी बोला गया, ठीक है, या इसी को जो है हम लोग प्री मेंडेलियन थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली जो थ्योरी आती है वो आती है हमारी मॉइस्ट वेपर थ्योरी, ठीक है, मॉइस्ट वेपर थ्योरी, ठीक है। तो मॉइस्ट वेपर थ्योरी को किसने दिया था? पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जो है पाइथागोरस जो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जो है इसमें दिया था थ्योरी को। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये बोला कि जैसे कोई भी जो है कोई भी पेरेंटल जनरेशन्स होते हैं, कोई भी दो जो है मेल और फीमेल होते हैं, कोई भी पेरेंट्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि मान लीजिए कि ये हमारे दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये कोई दो पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि हर एक जो ऑर्गेनिजम्स का जो हर एक जो ऑर्गेन्स होता है, ठीक है, चाहे वो पेरेंट्स अगर है तो उसके हर एक ऑर्गन से क्या होता है कि एक वेपर निकलता है, ठीक है, एक मॉइस्चर निकलता है, और वो मॉइस्चर जो है क्या होता है कि मतलब पूरे बॉडी के हर एक ऑर्गन से एक वेपर रिलीज होता है, और वो वेपर जो होता है जब क्वाइटस होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब जो है कॉपुलेशंस होता है, तो उस टाइम पे ये पूरे बॉडी के जो वेपर है, जो मॉइस्चर है, ठीक है, तो ये क्या होता है? मॉइस्ट है, तो ये क्या होता है? आपस में क्या करते हैं? फ्यूज़न करते हैं, और फ्यूज़न करने के बाद जो है न्यू ऑफ स्प्रिंग को क्या करते हैं? बोर्न करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? न्यू ऑफ स्प्रिंग को बोर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि इसमें इनके जो है ये मॉइस्ट है, ठीक है, ये हमारा मॉइस्ट है, मॉइस्चर है बॉडी का, ठीक है। तो ये मॉइस्ट है, और एक जो है जब कॉपुलेशन दोनों के बीच में जो है कॉपुलेशंस होगा, तो इसके जो मॉइस्ट दोनों पेरेंट्स के जो मॉइस्ट होंगे, उनके ऑफ स्प्रिंग में जो है इनके दोनों के जो है मिक्सअप होने से, इनके जो है दोनों के जो है फ्यूज़न करने से, ये दोनों के कैरेक्टर क्या होते हैं? उनके उसमें जाते हैं, जनरेशन्स में जाते हैं, ठीक है, मतलब ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी आपको समझ में आएगा। पाइथागोरस ने जो है बहुत पहले दिया था, सबसे पहले ये थ्योरी दिया था नियर अबाउट 500 से लेकर के जो है 580 BC से लेकर के, ठीक है, 500 BC तक। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत करना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे 580 जो है पहले लिखा हुआ है, ये 500 बाद में लिखा है। तो हम इसको जो है BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट है, इसको हम लोग जो है उल्टा समझते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में इन्होंने जो है पाइथागोरस का जो है एक ही काफ़ी फेमस फिलासफर थे, जिन्होंने जो है काफ़ी जो है थ्योरम वगैरह दिए, मैथ्स में अगर आपने नाम सुना होगा। तो पाइथागोरस जो है यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले जो है, चूँकि उस टाइम के ये अपने टाइम के क्या है कि जैसे पाइथागोरस हो गए, उसी टाइम पे जो है आपके अरिस्टोटल हो गए, और भी दूसरे जो है ये क्या थे कि एक अपने टाइम के बहुत ही फेमस जो है फिलासफर थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है उसी में इनका नाम आता है। तो सबसे पहले जो है मॉइस्ट वेपर थ्योरी है, मॉइस्ट वेपर थ्योरी के किसने दिया था? इसको जो है पाइथागोरस ने दिया था। और पाइथागोरस थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि जो दो पेरेंट्स होते हैं तो उनके हर एक जो है जो ऑर्गेन्स है, उनके बॉडी का जो पार्ट है, हर एक बॉडी के पार्ट से मॉइस्ट रिलीज होता है। और जब दोनों जो है पेरेंट्स के बीच में क्या होता है, कॉपुलेशंस होता है, ठीक है, यानी कि उनके बीच में जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उनसे जो ऑफ स्प्रिंग होती है, ठीक है, तो उससे जो है ऑफ स्प्रिंग जो बनती है तो दोनों के मॉइस्चर के मिक्सअप होने की वजह से बनती है, ठीक है। तो ये आपकी जो है मॉइस्ट वेपर थ्योरी कहती है, ठीक है। फिर इसी से कुछ मिलती जुलती जो थ्योरी दी गई थी तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड थ्योरी, ठीक है। फ्लूइड थ्योरी क्या कहती है बेटा? वो भी ऐसे ही जो है मॉइस्ट वेपर थ्योरी के थ्रू ऐसे ही बोलते हैं। इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था, इन्होंने जो है फ्लूइड थ्योरी फ्लूइड यूज़ किया था, मतलब मॉइस्ट की जगह पे इन्होंने क्या यूज़ किया था? टर्म्स फ्लूइड, ठीक है। तो इन्होंने भी जो है कुछ ऐसे ही जो है
बोला था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला कि जो है जब दो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि मदर और फादर जो होते हैं उनमें क्या होता है कि कुछ फ्लूइड होता है, और वो जो फ्लूइड होता है बॉडी के हर एक ऑर्गन से रिलीज होता है, और वो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब दोनों के बीच में जो है कॉपुलेशंस होता है और फर्टिलाइजेशंस होता है और एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो दोनों के जो है कैरेक्टर जो होते हैं इनमें कैसे होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है, और नया इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स बनता है, ठीक है, नया मतलब ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने टर्म्स क्या यूज़ किया था, इन्होंने टर्म्स जो यूज़ किया था वो यहाँ पे मॉइस्ट के वेपर की जगह पे यहाँ पे इन्होंने फ्लूइड यूज़ किया था, ठीक है। अब ये इसको जो है अगर हम लोग जो है एक फ्लूइड थ्योरी को जो है किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे जिनको हम लोग बोलते हैं एम्पेडोकेल्स, ठीक है, एम्पेडोकेल्स साइंटिस्ट है, तो उन्होंने जो एम्पेडोकेल्स जो है उन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये भी उन्हीं के जो है आसपास में जो है इनका जो वो आता है 500 से लेकर के 340 के आसपास तक इनका BC आता है, ठीक है। तो उस पर जो है ये मैटर नहीं करता है कि कब है, मैटर ये करता है कि कौन सी थ्योरी दी है इन्होंने और इनको कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। अब हमने बताया ना कि इसमें इन्होंने फ्लूइड थ्योरी को इन्होंने जो है मॉइस्चर की जगह या वेपर की जगह इन्होंने जो टर्म्स यूज़ किया फ्लूइड यूज़ किया, ठीक है। अब ये फ्लूइड में इन्होंने फ्लूइड थ्योरी क्या बोलते हैं कि इसमें हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है मतलब उसके चाहे मेल पेरेंटल बॉडी हो चाहे फीमेल पेरेंटल बॉडी हो, उसके हर एक ऑर्गन से जो है फ्लूइड रिलीज होता है, और वो जो फ्लूइड रिलीज होता है तो वो क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ क्वार्टर्स दोनों आपस में जो है फ्लूइड जो होता है वो फ्यूज़न करता है, और फ्यूज़न करने के बाद क्या करता है, एम्ब्रियो बना लेता है, ठीक है, एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। और ये एम्ब्रियो क्या करता है बेटा, ये और फिर इन्होंने ये भी बताया कि अगर जो पेरेंटल जनरेशन्स है उसमें से अगर कोई जो है कोई कैरेक्टर जो है क्या हुआ है कि कोई कैरेक्टर जो है उसमें जो है नहीं है, ठीक है, मतलब कि उसमें जो है कोई कैरेक्टर नहीं है, एब्सेंट है, तो वो कैरेक्टर जो है हमको एम्ब्रियो के या नेक्स्ट जनरेशन्स में वो कैरेक्टर हमको एब्सेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब इनका ये कहना था कि मान लीजिए कि सपोज कर लिए कि ये जो मान लीजिए कि कोई पेरेंटल है, दोनों में से पेरेंटल में से कोई भी अगर किसी तरह की कोई कमी है, मतलब कि मान लो कि एक का हेड नहीं है या आई जो है नहीं है, तो आने वाले जो जनरेशन्स होगी तो उसमें क्या होगा कि ये मतलब ये जो उसमें डिफ़ॉल्ट है तो वो हमको जो है उनके ऑफस्प्रिंग में हमको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये फ्लूइड थ्योरी कहलाती है, ठीक है। इसके बाद फिर आता है रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी आती है, ठीक है। थर्ड थ्योरी क्या कहलाती है, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी कहलाती है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी क्या कहती है बेटा, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी को जो है किसने दिया था, तो इसको जो है अरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है, काफ़ी फेमस फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी हमको किसको बोलते हैं, अरिस्टोटल को बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने जो है रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, मतलब कि सारे लोग जो है सारे फिलोसफर अपने टाइम के थ्योरी दे और ये ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी क्या कहती है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी क्या कहती है कि यहीं पे हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इनमें इन्होंने क्या बताया कि जो मेल होता है, ठीक है, जो मेल होता है तो उसके अंदर क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि जो मेल होता है उसके अंदर प्योर ब्लड होता है और जो फीमेल होता है उसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। अब ये जो प्योर ब्लड होता है तो एट द टाइम ऑफ द, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द कॉपुलेशन उस टाइम पे ये प्योर ब्लड जो होता है वो उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। इसमें भी होता है लेकिन मतलब कि फीमेल के अंदर के जो ब्लड होता है वो इम्प्योर होता है और वो कम पार्टिसिपेट करता है लेकिन कम पार्टिसिपेट करता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होती है, जो उनके जो बच्चे होंगे उनमें जो फादर होगा, जो मेल होगा, उसके कैरेक्टर हमको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या बोलती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी बोलते हैं, ठीक है।
ये हमारे रिप्रोडक्टिव ब्लड। तो 3 थ्योरी हमने यहाँ पे देखा, मॉइस्ट वेपर थ्योरी देखा, फ्लूइड थ्योरी देखा और रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी देखा, ठीक है। अब इसके बाद हमारी जो है थ्योरी आती है प्री फॉर्मेशंस थ्योरी, ठीक है। तो प्री फॉर्मेशंस थ्योरी आगे हम लोग बात करते हैं प्री फॉर्मेशंस थ्योरी की। तो प्री फॉर्मेशंस थ्योरी जो है जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वेमरडम, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम क्या है बेटा? स्वेमरडम, ठीक है। स्वेमरडम साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो स्वेमरडम जो साइंटिस्ट थे तो उन्होंने जो है सबसे पहले इसको जो है मतलब कि प्री फॉर्मेशन थ्योरी दिया। अब एक चीज़ और देखना, ध्यान देना यहाँ पे एक चीज़ और कि आप बोलोगे सर आज के रिस्पेक्ट में तो ये मतलब ये तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये जो भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, तो ये मतलब कोई आज के टाइम पे तो ऐसे फिट नहीं बैठती। लेकिन ये इन्होंने क्या किया था बेटा, ये थ्योरी हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको पता तो चले कि किस तरीके से जो हम आज जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो उसमें जो जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे जो साइंटिस्ट थे वो उन्होंने जो एक ट्राई एंड ट्राई अगेन, ठीक है, उन्होंने बार बार कोशिश करके उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश किया, ठीक है। देखिए कोई भी नॉलेज होता है वो एक दिन में गेन नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि आपको बार बार जो है उसको मेहनत करना होता है, टाइम टू टाइम जो है। आज जो हम लोग बायोलॉजी देख रहे हैं, नई नई ब्रांच देख रहे हैं, बायोजेनेटिक्स दे रहे हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये जो बड़ी ब्रांचें देख रहे हैं, तो सब मतलब कहीं से तो शुरुआत हुई होगी, ठीक है। तो वो उससे क्या होता है कि जब एक कोई साइंटिस्ट काम करता है तो उससे जो है दूसरे जो साइंटिस्ट होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। और उस चीज़ पे उस पे जो है वो क्या किया जाता है, उसको इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो आज जो हम लोग देख रहे हैं तो उसकी जो बुनियाद रखी गई है, तो इन्हीं दूसरे जो साइंटिस्ट थे चाहे फिलासफर थे, उन्हीं ने ही इसकी जो है बुनियाद रखी, ठीक है। उन्होंने ही इसका बेस रखा था। तो इसलिए हमको नॉलेज पर्पज से हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी किसने दिया बेटा? स्वेमरडम ने दिया। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक नया तरीके का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने नया कॉन्सेप्ट क्या दिया बेटा? इन्होंने बोला कि ये मान लीजिए कि ये क्या है, ओवा है, ठीक है। मतलब ये ओवम है, ठीक है। और ये क्या है, ये मतलब कि मेल गैमीट, ठीक है। ये क्या है, ये फीमेल गैमेट है, मतलब ओवम है। ये क्या है, ये हमारा स्पर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जो मेल या फीमेल गैमेट होता है उनके अंदर क्या होता है, पहले से क्या होता है कि उसके अंदर एक छोटा सा जो है पहले से क्या होता है कि एक माइनोड जो है पहले से एक जो है ह्यूमन छोटी सी बॉडी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमेनकुलस, ठीक है। इसके लिए टर्म्स क्या यूज़ किया गया, ह्यूमन के जैसे पहले से उसके अंदर छोटा सा जो है पहले से जो है मिनिएचर जो है, ह्यूमेनकुलस या मिनिएचर इसको बोलते हैं, तो टर्म्स यूज़ किया गया था। तो मिनिएचर या ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर भी वैसे ही था, ठीक है। छोटा सा जो है मतलब कि चाहे वो ओवम हो और चाहे स्पर्म हो, उसके अंदर पहले से एक ह्यूमन बॉडी की छोटी सी कॉपी होती है। और उसमें जो है जब ये दोनों जो है पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें से कोई एक जो है वो क्या करता है, वो डेवलप होता है, वो फर्टिलाइजेशन में जो है रोल प्ले करता है, और वही ग्रोथ करके जो है वो क्या करता है, वो एक ऑफस्प्रिंग डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको लगे तो इसका आप बोलोगे सर 2 नहीं हो जाएंगे, यहाँ पे तो 2 हो जाएंगे। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे 2 में से मतलब एक जो है पहले पार्टिसिपेट करता है, और ओवम जो होता है उसको जो है मान लीजिए कि यहाँ पे जो है स्पर्म जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ओवम क्या करता है, इसके लिए न्यूट्रिशनल देने का काम करता है, ठीक है। हालांकि आज के रिस्पेक्ट में इसका कोई जो है वो नहीं है, ठीक है। इसका आज के रिस्पेक्ट में जो है कोई आज उसमें जो है मतलब ये थ्योरी मैटर नहीं करती है, ठीक है। क्योंकि आज आप लोग जानते हैं स्पर्म जो होता है वो आपकी हैप्लॉइड सेल्स होती है,
उसमें नंबर ऑफ 2 एन सेल्स होते हैं और ओवम जो होते हैं वो भी नंबर ऑफ एन सेल्स होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, दोनों फ्यूजन करते हैं, जाइगोट बनता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे इस तरीके के कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए गए थे, ठीक है। तो जब ये स्वेमर्डन उन्होंने जब ये थ्योरी दिया होम्युनकुलस पूरा, या होम्युनकुलस वाला या मिनिएचर थ्योरी वाला या प्री फॉर्मेशन थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये जब थ्योरी दिया था तो उस टाइम पे जो है बहुत से साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इनकी थ्योरी को बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, काफ़ी साल तक जो है सपोर्ट किए। इसके बाद जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है जिनका नाम था वोल्फ, ठीक है, साइंटिस्ट का क्या नाम बेटा, वोल्फ। वोल्फ ने जो है एक थ्योरी दिया था, उसका नाम था एपिजेनेसिस थ्योरी। क्या नाम था बेटा, एपिजेनेसिस थ्योरी। एपिजेनेसिस थ्योरी इन्होंने दिया था, किसने, वोल्फ ने दिया था। और वोल्फ जो ने एपिजेनेसिस जो थ्योरी दिया था, तो वो थ्योरी कहती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक बैक मतलब पहले से वो नहीं होता है, बल्कि उसका एक स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होता है। और हम लोगों को पता ही है कि स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट, पहले जाइगोट बनेगा, फिर उसमें जो है डिविजन्स हो गए, क्लीवेज बनेगा, फिर मॉरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ऑर्गेनोजेनेसिस, 3 जर्म लेयर बनेंगे, ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और तब पूरे ह्यूमन बॉडी का जो है डेवलपमेंट होता है। तो एपिजेनेसिस वही कहती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है पहले से प्री फॉर्मेशंस नहीं होता है, पहले से एक छोटा सा आपने बोल दिया कि एक छोटा सा जो है स्पर्म के अंदर जो है छोटा सा ह्यूमन होता है, उसको आपने नाम दिया होम्युनकुलस, ठीक है, या मिनिएचर नाम दे दी, और वही डेवलप होकर के क्या होता है पूरे एक जो है ह्यूमन बॉडी बना लेता है। ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला कि ये जो है एक जो ह्यूमन की जो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बैक हो जाए। तो डिस्कार्ड जो इस थ्योरी का जो किया गया था, ठीक है, प्री फॉर्मेशन थ्योरी का, तो वोल्फ ने जो है इसका डिस्कार्ड किया, ठीक है, और वोल्फ ने जो थ्योरी दिया था बेटा, तो इसका क्या नाम था, इसका नाम था एपिजेनेसिस थ्योरी, ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, ठीक है, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। तो इन्होंने ये थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस जो थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैपरच्यूस, ठीक है, साइंटिस्ट का क्या नाम था बेटा, मैपरच्यूस, मैपर ठीक है, मैपरच्यूस, ठीक है। तो एक यहाँ पे जो साइंटिस्ट का जो थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मैपरच्यूस ने क्या बताया कि इन्होंने कहा कि जो पेरेंटल बॉडी होती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है क्या होता है कि उनके अंदर जो है छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और वो माइन्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉपुलेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो वो माइन्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें रिप्रोडक्शंस में, यानी कि कॉपुलेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि फ्यूजन के टाइम पे जो है काम करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि पूरे बॉडी में एक ऐसा पार्टिकल्स होता है, माइन्यूट पार्टिकल्स होता है, जो पूरे बॉडी के जो है उसको जो है पूरे बॉडी के कैरेक्टर को क्या होता है अपने अंदर जो है लिए होता है, और वो क्या करता है वही जो है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, और वही जो है आगे जो है पार्टिसिपेट करता है और पूरे एक ह्यूमन बॉडी बना लेता है, ठीक है। तो मैपरच्यूस की जो है थ्योरी क्या कहती है बेटा, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस क्या कहती है, इन्होंने ये बोला कि पूरे जो एक ह्यूमन बॉडी होती है, जो पेरेंटल बॉडी होती है, उसके अंदर जो है एक माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, और वो माइन्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं पूरे ह्यूमन बॉडी के जो कैरेक्टर होते हैं, जितने भी कैरेक्टर होते हैं, उसको अपने अंदर क्या होती है कि उसको स्टोर किए होती है, और जब कॉपुलेशंस होता है तो उस टाइम पे ये क्या करता है कि उसमें जो है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है और पूरी बॉडी को जो है ह्यूमन बॉडी को डेवलप कर लेता है, ठीक है। तो इसको जो है थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, इसको मैपरच्यूस ने उन्होंने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। फिर बाद में जो है इसी के बाद जो है डार्विन, एक जो कि काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है डार्विन, उन्होंने इसको जो है फिर क्या बोला, मैं उसी को जो है थोड़ा सा इसको इम्प्रूव किया, और इम्प्रूव करने के बाद जो है उन्होंने इसका नाम जो रखा पेनजीन नाम रखा। क्या नाम रखा, पेनजीन, ठीक है, पेनजीन उन्होंने नाम दिया,
पेंजिन या ऐसे को जो है हम लोग जेम्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब आपको जो है जब फर्स्ट चैप्टर पढ़े होगे, ठीक है, तो वहाँ पे इस टर्म्स को हमने सुना, ठीक है, जेम्यूल क्या होता है, ठीक है। तो जेम्यूल को हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स में हम लोगों ने जो है जेम्यूल वर्ड पढ़े वहाँ पे। तो जेम्यूल क्या होता है, जेम्यूल में आपने देखा होगा कि एक ये जो आर्कियोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक है, यू स्पॉन्जिया, ठीक है, स्पॉन्जिया एक जो है साइकॉन का जो मेंबर होता है स्पॉन्जिया, ठीक है, या स्पॉन्जिला जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसके अंदर हमको जो है जेम्यूल के एक एसेक्सुअल मेथड होता है, तो उसके अंदर हमको जो है जेम्यूल जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो जेम्यूल कैसा होता है, ये आपकी जो है ये उसके जो है एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है और ये उसका आस्कुलम वाला पार्ट होता है, यानी जिसको हम लोग माउथ बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, इसके अंदर जो आर्कियोसाइट सेल्स होती हैं स्पॉन्जिला पोरीफेरा के मेंबर है। और पोरीफेरा में क्या होता है बेटा, पोरीफेरा में जो है आपका जो वो है कैरेक्टरिस्टिक होता है, पोरीफेरा का मतलब क्या होता है, पोर बियरर एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें डिविजन्स ऑफ सेल्स, डिविजन्स ऑफ वर्क पाया जाता है। मतलब यहाँ पे जो है अलग अलग जो सेल्स होती है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल बनती हैं, लेकिन सारे सेल जो है टिश्यू का फॉर्मेशंस नहीं करती हैं, बल्कि क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि उनमें डिविजन्स ऑफ वर्क पाया जाता है, ठीक है। तो डिविजन्स ऑफ वर्क वहाँ पे पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो आर्कियोसाइट सेल्स होती है वो अंदर की तरफ छोटे छोटे स्पोर डेवलप करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेम्यूल बोलते हैं। तो ये पूरा आपने जेम्यूल वहाँ पे पढ़ा था। तो इसको जो है जो मेपरच्यूस की जो थ्योरी थी, तो डार्विन ने इसको जो है मॉडिफाइड करके उसको जो है उन्होंने जो माइनोट पार्टिकल्स वर्ड यूज़ किया था, तो उसके लिए उन्होंने जो है टर्म्स यूज़ किया, पेंजिन या जेम्यूल वर्ड किया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि पूरे बॉडी में जो है जो माइनोट पार्टिकल्स, वो जो माइनोट पार्टिकल्स है वो एक्चुअल में पेंजिन्स है या जेम्यूल है, जो पूरे कैरेक्टर को अपने अंदर स्टोर किए होता है, ठीक है। तो ये सारी थ्योरी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है। हम लोगों ने प्री मेंडेलियन थ्योरी में जो है इतनी सारी थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा मॉइस्ट वेपर थ्योरी, फ्लूइड थ्योरी, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, प्रीफॉर्मेशन थ्योरी और थ्योरी ऑफ पेंजिनेसिस। इतनी थ्योरी हमने यहाँ पे कवर किया। अब ये हम लोगों ने जो पढ़ा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जब ये थ्योरी दी गई तो उसके बाद जो है कुछ साइंटिस्ट थे जो मतलब कि जेनेटिक्स पे वर्क कर रहे थे, इनहेरिटेंस पे, हेरिडिटी पे वर्क कर रहे थे। तो उन्होंने जब ये कॉन्सेप्ट उन्होंने देखा तो उन्होंने इसका जो है मतलब अपोज किया, ऑब्जेक्शंस किया। तो उस क्योंकि वो मतलब आप ऐसा समझिए कि दो ग्रुप थे, एक जो है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस पे जो है बिलीव कर रहा था और दूसरे साइंटिस्टों का जो ग्रुप था वो एक नॉन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस पे जो है क्या कर रहा था, बिलीव कर रहा था, ठीक है। तो उसमें से ऑब्जेक्शंस टू ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में सबसे पहले जो है एक जो फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉलरियूटर, ठीक है। तो कॉलरियूटर का एक नाम आता है। तो कॉलरियूटर जो थे तो 1760 में, ठीक है, 1760 में, ठीक है, थोड़ा बोर्ड में जगह नहीं है तो इसलिए हम कहीं भी लिख दे रहे हैं। तो 1760 में जो है उन्होंने जो है ये जो साइंटिस्ट थे तो जेनेटिक्स पे जो है मतलब इनहेरिटेंस पे वर्क कर रहे थे और उनका जो प्लांट था वो टोबैको था, टोबैको हिरेसियम प्लांट, ठीक है। तो उस पर वर्क कर रहे थे। तो उनका मानना था कि जब मतलब कि जो है देखिए बहुत सारे साइंटिस्टों का नाम आता है, इसी पे जो है कॉलरियूटर जो है टोबैको प्लांट पे काम कर रहे थे। उन्होंने जो है उस पे जो है काफ़ी हद तक जो है वो मेंडल के जो थ्योरी थी, मेंडल की थ्योरी के करीब पहुंच गए थे, ठीक है। क्योंकि ये साइंटिस्ट कहाँ पे 1760 पे जो है उन्होंने पहले से ये कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दिए थे और उसके बाद जो है 1822 में जो है मेंडल का कंट्रीब्यूशंस आता है, उनके जो है हाइब्रिडाइजेशंस के जो रूल्स है तो वो 1857 से लेकर के 1865 तक आते हैं, ठीक है। तो उसके पहले जो है कॉलरियूटर और दूसरे जो साइंटिस्ट थे, जिसमें से एक तो पहले जो है कॉलरियूटर का नाम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कॉलरियूटर का नाम। कॉलरियूटर का नाम आता है बेटा कॉलरियूटर, ठीक है, और 1760 में, ठीक है, ये इतना मैटर है। तो कॉलरियूटर, फिर जॉन गोस,
जॉन गोस, ठीक है। जॉन गोस का नाम आता है, कॉलरेटर का, जॉन गोस का, और एक साइंटिस्ट और है, ठीक है, उसको हम लोग नॉर्डिन, ठीक है, तो उस पर बोलते हैं दूसरे साइंटिस्ट नॉर्डिन, ठीक है। तो 3 साइंटिस्ट थे जो बहुत पहले, यानी कि जो मेंडेलियन थ्योरी थे उसके पहले वो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग जो है अपना जो है स्टडी मटेरियल पे वर्क कर रहे थे। जैसे कि हमने बताया कॉलरेटर जो थे तो वो टोबैको प्लांट पे वर्क कर रहे थे, ठीक है। जॉन गोस जो थे तो वो पाइसन सटाइवम यानी कि पी पे काम कर रहे थे। और इन्होंने तो पूरा एक कॉन्सेप्ट बताया कि जब हम कैपिटल वाई, मतलब कि उन्होंने 2 कैरेक्टर लिए, कैपिटल वाई लिया, ठीक है, यानी कि येलो लिया, और वो येलो लिया और उसके बाद उन्होंने जो है ग्रीन लिया, और ग्रीन लेने के बाद जो है जब उनके बीच में जो है जब उन्होंने वो करवाया, क्रॉस करवाया, ठीक है, तो इनको जो कैरेक्टर मिले तो इनको सारे के सारे जो है F1 जनरेशन में कैसे मिले, येलो मिले, ठीक है। और यही तो जो है मेंडल ने क्या क्रिएट किए थे, यही तो बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब कि जो है F1 जनरेशन में हमको जो है डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देते, तो ये डोमिनेंट था, तो ये जो है F1 जनरेशन में हमको दिखाई देता है। तो उनको जो है जो वहाँ पे जो है जो जॉन गोस थे तो उनको तो पता नहीं था, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने बताया कि इस तरह जब हम डाइजेशंस कराते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको ये वाला कैरेक्टर दिखाई देता है जो कि पेरेंटल जनरेशन में आता है, ठीक है। तो उस समय डोमिनेंट और रिसेसिव ऐसा कुछ वर्ड ही नहीं था, ठीक है। तो इसकी वजह से वहाँ पे उन्होंने बहुत इसको वो वैसे जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। कॉलरेटर भी जो है कॉलरेटर ने टोबैको प्लांट में किया, बहुत कुछ हद तक जो है उनको सक्सेस भी मिली, लेकिन जो टोबैको प्लांट उन्होंने लिया था तो उसमें क्या होता है कि वो बार बार जो है ब्लेंडिंग जो है उसमें कैरेक्टर आ रहे थे, मतलब कि सारे के सारे कैरेक्टर मिक्सअप हो जा रहे थे, तो वो उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे थे, उसको जो है सही तरीके से जो है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो इनकी जो दोनों साइंटिस्ट हो, कॉलरेटर और जॉन गोस की जो थे, इनके जो स्टडी था तो उसको जो है एक्सप्लेन जो किया था वो नॉर्डिन ने किया था, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है ये इनके दोनों के जो कैरेक्टर के बाद जो है कॉलरेटर जॉन गोस की जो थ्योरी है नॉर्डिन ने उसको कैसे, तो उसको हम लोग बेसिक फीचर ऑफ इनहेरिटेंस में देखते हैं, ठीक है। तो इनमें कॉलरेटर ने क्या क्या इसको जो है क्या क्या इसमें बताया, इन्होंने बताया कि कोई भी जो है कंक्लूजन क्या निकाला है नॉर्डिन ने, उन्होंने कहा कि ट्रेड्स हैव अल्टरनेट फॉर्म, ठीक है। इन्होंने पहला क्या होता है कि कोई भी ट्रेड्स जो होता है उसके अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। और मतलब और ये हमको पता ही कि जैसे आप कैपिटल टी लेते हैं, ठीक है, कैपिटल टी लेते हैं, स्मॉल टी लेते हैं, तो टी का अल्टरनेटिव फॉर्म स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी का कैपिटल टी का अल्टरनेटिव फॉर्म स्मॉल टी, तो मतलब कि एक अल्टरनेटिव फॉर्म होते ही हैं, ठीक है, चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों के एक दूसरे, इसी को हम लोग क्या नाम बोलते हैं, एलील वर्ड यूज़ करते हैं। तो उन्होंने पहला वर्ड क्या कि जो है ट्रेड्स हैव अल्टरनेट फॉर्म, मतलब कि कोई भी ट्रेड्स होता है, कैरेक्टर होते हैं, उसके 2 अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। और वो हमने बाद में क्या उसको नाम दिया था, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया, 1 जीन में भी कंट्रोल मोर देन 1 कैरेक्टर, ठीक है। मतलब इन्होंने दूसरा ये बताया कि एक जो जीन्स होता है वो एक कई कैरेक्टर को रेगुलेट कर सकता है, या कई कैरेक्टर जो है मतलब एक जीन के थ्रू कंट्रोल हो सकते हैं, या एक कैरेक्टर कई जीन्स जो है उस पर रेगुलेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात बताया इन्होंने कि मतलब पहले तो इन्होंने बताया कि जो है एक अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, दूसरा इन्होंने बताया कि एक जो जीन्स होता है कंट्रोल द रेगुलेट द मोर देन 1 ट्रेड्स, ठीक है। ये बताया कि एक जीन जो होता है कई ट्रेड्स को रेगुलेट करता है, बिल्कुल सही है। एक ही ट्रेड जो है कई जीन्स के थ्रू जो है वो रेगुलेट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आगे हम लोग उसको और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आपको मतलब बताने का है कि मेंडल्स के बारे में हम लोग पढ़ने के पहले एक कॉन्सेप्ट पहले से ही जो है बिल्डअप हो गया था, एक पहले से जो है स्टडी करने के लिए एक पहले से एक ग्राउंड उन्होंने जो तैयार किया था, तो ये 2-3 साइंटिस्टों ने किया था, ठीक है। मेंडल और ओसिप के बाद जो है मेंडल के बाद, मेंडल तो ऐसे थे नहीं कि डायरेक्ट उठा के जेनेटिक्स के जो है उन्होंने
वो कर दिए, प्रिंसिपल्स उन्होंने दे दिए। उन्होंने तो भी कहीं से तो पढ़ा होगा ना, तो जो पढ़े थे या जो समझे थे तो उस टाइम के साइंटिस्ट ये थे, ठीक है। फिर उसमें से बताया कि जो आउट ऑफ 2 ट्रेड्स ओनली 1%, ठीक है। मतलब उन्होंने बताया कि जैसे कि जब हम 2 ट्रेड्स लेते हैं, मान लीजिए कि ये ट्रेड जो है डार्क है, ठीक है, और ये वाला कैसा है, फेयर है, तो ये जो दो ट्रेड्स हैं इनमें से सिर्फ एक ही ट्रेड्स एक्सप्रेस होता है, ठीक है। और वो हम लोग जानते हैं कि इसमें से जो डोमिनेंट वाला होगा तो वो वही एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि 2 ट्रेड्स में से सिर्फ एक ही जो है ट्रेड्स एक्सप्रेस होता है। फिर उन्होंने नेक्स्ट बात बताया, चौथी बात। पहली बात हमने क्या बताया कि अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। दूसरा हमने बताया कि एक जीन जो होता है कई ट्रेड्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर हमने ये बताया कि 2 में से मतलब कि जो है 2 अगर पेरेंट 2 कैरेक्टर है, 2 ट्रेड्स है, उनमें से एक ही एक्सप्रेस होता है। फिर उन्होंने जो है जो चौथी बात बताए, तो उन्होंने बताया कि कोई भी कैरेक्टर, कोई भी ट्रेड्स जो है अगर वो कई जनरेशन तक अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में वो एक्सप्रेस होगा ही होगा, किसी न किसी जनरेशन में वो एक्सप्रेस होगा। तो वही तो हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेड्स F1 जनरेशन में ये ट्रेड्स नहीं एक्सप्रेस, मतलब ये वाला नहीं, रिसेसिव वाला नहीं जो एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन F2 जनरेशन में आपको याद होगा 1:2:1 के रेशियो में जो है जो रिसेसिव वाला होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोगों ने आज यहाँ पे कुछ प्री मेंडेलियन थ्योरी देखे, कुछ जो है हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी की बात किया, और यहीं पे हम लोगों ने कई चीज़ें समझे कि हम लोगों ने ये भी समझा कि जो मेंडल्स है तो ऐसा नहीं है कि वो एक लकी पर्सन थे और उन्होंने जो है उनको रातों रात जो है आत्मबोध हुआ, उनका जो है ज्ञान हुआ, रात में ड्रीम आया, ख्वाब आया कि इस पे वर्क करना है, ठीक है। उसके पहले भी जो है पहले एक ग्राउंड तैयार करके जो साइंटिस्ट, बहुत से साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक पहले से ग्राउंड तैयार करके गए थे। तो नेक्स्ट टाइम पर हम लोग बात करेंगे मेंडल के थ्योरी की बात करेंगे, उनकी ऑटोबायोग्राफी बात करेंगे, उनके जो 7 ट्रेड्स है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।